नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेकर हलचल बहुत तेज है। अब ऐसे में आज कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने कई अहम फैसले लिए हैं। वहीं दूसरी ओर बुधवार को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं और कुछ बड़ा होने वाला है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका सर। पहला सवाल तो ये होगा कि क्या होने वाला है बुधवार को बिहार में? बुधवार को जैसा कि आपने खुद बताया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये दोनों पटना की सड़क पर होंगे और जो अभी तक का कार्यक्रम है उसके अनुसार बुधवार को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने समर्थकों के साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। अब आप इसका सांकेतिक महत्व देखिए। आप जानती हैं कि इस तरह के मार्च कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन जो पटना का दफ्तर है, अगर वो टारगेट रखा गया है तो वहाँ तक तो जाहिर है नहीं पहुँचेंगे, लेकिन जितने दूर चलेंगे और जहाँ पुलिस रोकेगी वहाँ पर बौछार पानी का होगा और लोग बाग वो एक तरह से संघर्ष करते हुए नज़र आएंगे, समर्थक कांग्रेस या महागठबंधन के, आरजेडी के। और एक ऐसा इशू को हाईलाइट करने में तेजस्वी और राहुल गांधी को सफलता मिलेगी, जो कि शायद अब धीरे धीरे अपने आप में एक चुनावी मुद्दा ही बनता जा रहा है। और इस एक इश्यू के आसपास मुस्कान, आप देख रहे हैं कैसे तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। जो नॉन एनडीए दल हैं सब के सब इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। तो कई दफ़े इस बात को देखा जाता है कि कौन सा ऐसा इशू है जो सबों को जोड़ता है, और ये एक ऐसा इशू बनकर सामने आ गया है। ये मतदाता पुनरीक्षण अभियान जो है वो एक ऐसा इशू बनकर सामने आ गया है। ऐसे लग रहा है कि वो एक ग्लू की तरह काम कर रहा है, सबों को जोड़ रहा है। और सोचिए, आपके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, इतना बड़ा मुद्दा है, वो खुद जा रहे हैं पटना। उसके साथ साथ तेजस्वी यादव जो कि अभी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर करीब करीब सामने आ चुके हैं, और वो सब इस मुद्दे को लेकर के आएंगे सामने। आपने बताया भी कि आज नीतीश जी ने एक बड़ी बैठक की कैबिनेट की और 43 अहम फैसले लिए गए हैं। 43 अहम फैसले। 43, सोचिए आपके, अब जबकि थोड़े दिनों में उन्हें सरकार जो है खत्म होने वाली है और उन्हें चुनाव में जाना है, तो उसके पहले इतने फैसले ले रहे हैं। और कुछ तो फैसले ऐसे हैं जो कि मांग रखी जा रही है विपक्ष के द्वारा और पूरी की जा रही है सरकार के द्वारा। यानी कि एजेंडा सेट कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है, ऐसा लग रहा है, और सरकार बस उस एजेंडे के अनुसार रिएक्ट कर रही है। ये बहुत अच्छी स्थिति कम से कम सत्ता पक्ष के लिए बिहार में नहीं कही जा सकती है। क्या अहम फैसले लिए हैं नीतीश कुमार ने, और क्या सबसे अहम फैसला बिहार के लिए लिया गया है? और ठीक सवाल ये भी है कि ठीक एक दिन पहले, कल तेजस्वी और राहुल की रैली होने वाली है और जो भी प्रदर्शन होने वाला है उसके ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की और कुछ अहम मुद्दों पर बात की और उस पर मोहर भी लगाया। आखिर क्या मुद्दा था ये सारा? देखिए, जो फैसला है उसमें बाकी तो कैबिनेट के फैसले रूटीन फैसले हैं, लेकिन दो फैसलों की तरफ आपका ध्यान जाएगा जी। पहला तो ये है कि बहुत दिनों से युवा आयोग की मांग तेजस्वी कर रहे थे और चिराग पासवान भी कर रहे थे। ये भी हकीकत है कि उनका जो एक विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसके बारे में हमेशा कहते रहते हैं, वो भी मांग कर रहे थे कि युवाओं के लिए आपने कोई, जैसे महिलाओं का आयोग है, ओबीसी का आयोग है, SC/ST आयोग है, तो इस तरह से एक आयोग युवाओं का भी होना चाहिए और वो उनके मसले जो होते हैं उनको डील करे, वो सरकार से बात करे कि हमारे युवाओं के सामने ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। तो इसकी मांग चल रही थी कि एक ऐसा आयोग, उसका दफ्तर तैयार किया जाए बिहार राज्य की राजधानी में, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और सरकार को ये लगता था कि अगर हम ये मान लेंगे तो लोग कल कहेंगे कि तेजस्वी ने उठाया और आपने मांग लिया। लेकिन देखिए, जो युवा सड़कों पर खड़ा है आज की तारीख में, उसे जॉब से ज़्यादा अब इस बात की चिंता हो रही है कि डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं किया जा रहा है। जॉब्स की चिंता है, पर उन्हें लगता है कि अब अभी से लेकर के चुनाव तक बहुत से वैकेंसी सरकार निकालेगी या फिर निकालती चली आ रही है। तो अगर वैकेंसीज आप निकालते हैं और वैकेंसीज में बिहारियों को, ख़ास तौर पर उस राज्य के युवाओं को कोई प्राथमिकता नहीं मिलती है,
तो फिर इसका क्या फ़ायदा? फिर बाहर वाले आ जाएंगे और हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर डोमिसाइल लागू रहता है, तो फिर ये तो बड़ा नुकसान का सौदा है और सरकारी चीज़ अब देख क्यों नहीं रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। डोमिसाइल, स्थानीय निवासी कौन है? आप सोचिए, स्थानीय निवासी के सवाल पर किस तरह से बिहारियों की पिटाई हो जाती है महाराष्ट्र में, और इस तरह की दिक्कतें उनको लगातार ऐसी खबरें आते रहती हैं कि बिहारी बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना, कभी लैंग्वेज बैरियर हो जाता है, कभी कास्ट बैरियर हो जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो मुद्दा तेजस्वी उठा रहे थे कई दिनों से, और उसके बाद नीतीश कुमार ने ठीक एक दिन पहले, और कह सकते हैं कि चुनाव से कुछ ही टाइम पहले, ये मुद्दा उठाया है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अब डोमिसाइल मान के चला जा सकता है कि जो युवा मतदाता हैं उनको बहुत ही आंदोलित कर रहा है, और उन्हें इस हद तक आंदोलित कर रहा है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं भनक लगने लगी है कि मामला गड़बड़ है। युवा जो कि नौकरियों के लिए आवेदन करने जाता है, उसे ये लगता है कि मैं स्थानीय हूँ और यहाँ की नौकरियों पर पहला हक हमारा है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर के लोग आएँ और वो नौकरी ले लें। भारतीय संविधान ऐसा कोई रोक नहीं लगाता है कि कोई युवा कहीं जा नहीं सकता है, लेकिन कुछ राज्यों ने अगर ऐसा किया है तो फिर बिहार ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? अब ये मांग जो है वो तेजस्वी उठा रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात है मुस्कान, क्योंकि साल 2006 में नीतीश की सरकार ने ही डोमिसाइल को लागू किया था। 2006 में इम्प्लीमेंट किया था नीतीश की सरकार ने ही, और 2006 से ये डोमिसाइल चलता आ रहा था, यानी कि जो स्थानीय युवा हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, जो महिला प्रार्थी हैं उनको 35% मिलेगा। ये सब चला आ रहा था 2023 तक, और 2023 में अगर आपको याद हो तो उस वक्त सरकार में नीतीश जी के साथ तेजस्वी थे, और वो जो 17 महीने की सरकार चली थी उसी दौरान 2006 से जो चला आ रहा था डोमिसाइल की नीति, उसे हटा दिया गया था। और उस वक्त शिक्षा मंत्री जो हटाने वाले थे, उन्हीं के दायरे में आता है ये, शिक्षा मंत्री थे आरजेडी के कोटे से, और आज तेजस्वी ही कहते हैं कि भाई उसको लागू करो, क्योंकि सियासत है, जाहिर है कि वो कहेंगे ही, अगर युवा इस बात को उठा रहे हैं तो वो उठाएंगे। तो इस प्रश्न को लेकर के सामने आए चिराग पासवान, और वो कहने लगे कि साहब देखिए, ऐसा है कि मैं भी चाहता हूं कि डोमिसाइल इम्प्लीमेंटेशन इसका होना चाहिए। और फिर उन्होंने ये लोगों के बीच बात उद्घाटित की कि जो उस वक्त के उप मुख्यमंत्री थे और जो शिक्षा मंत्री थे वो किस दल से थे, वो आरजेडी से थे, उनके दौर में हटाया गया था। ये बात उन्होंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की, और साथ ही साथ उन्होंने मांग की नीतीश सरकार से। और मुझे लगता है कि जब सहयोगी भी मांग करने लग जाए, विपक्ष तो मांग कर ही रहा है, सहयोग भी मांग करने लग जाए, तो उसके बाद थोड़ी स्थिति सरकार की डावाडोल हुई है, और बैकफुट पर ज़रा सा वो आए, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी भी मांग कर रहे हैं, चिराग भी मांग कर रहे हैं, दोनों अपेक्षाकृत युवाओं के बिल्कुल एक तरह मतलब से ये मुद्दा तो सर विपक्ष का ही था, लेकिन अब इसे पूरा जो किया जा रहा है जिसके द्वारा, अब ये सवाल ये आ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब दबाव में आ रहे हैं, किसी तरह के दबाव में? ये एक तो है कि अब ये पूरा किया गया नहीं है, और जो महिलाओं वाला पार्ट है, जो फीमेल वाला पार्ट है कि 35% रिजर्वेशन फॉर द फीमेल्स, बिहार की जो महिलाएं हैं उनका 35% पहले हुआ करता था, यानी कि 2023 से पहले तक हुआ करता था, उसको हटा जो दिया गया था, उसको आज फैसला ले लिया गया कि उसको लागू किया जाए। तो एक तो युवा आयोग वाली बात हो गई, दूसरा ये कि महिलाओं के लिए कम से कम ये लौट गया। अब नीतीश सरकार, माना यह जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती है, शुरुआत से ही महिलाओं के लिए उन्होंने खास तौर पर जो कानून व्यवस्था को सुधारा, तो उसकी जो प्राथमिक लाभार्थी रही, प्राइमरी बेनिफिशियरी, वो तो महिलाएं ही रहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे बड़ी स्थिति खराब थी उसकी लालू राज में। और उसके बाद बहुत से ऐसे उन्होंने स्कीम्स चलाए, जैसे बच्चियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देना या बस्ता देना, या फिर पास होने के बाद पैसे देना, वजीफा देना, स्कॉलरशिप्स देना, उसके बाद फिर नौकरियों में आरक्षण देना। इसके अलावा जो लोग पंचायती राज और उस तरह के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो आपने देखा होगा कई मुखियापति होते हैं, पंचायत सीरियल चल रहा है उसमें भी इसी तरह से है, यानी कि उन्होंने रिजर्व कर दिया कि ये पंचायत जो होगा वो ये महिलाओं के लिए ही होगा,
ये पंचायत जो है पुरुष इसमें लड़ ही नहीं सकते हैं चुनाव। तो इस तरह के आरक्षण वाले प्रयास उन्होंने किए। तो इन कारण से महिला वोटों का ये एक बड़ा कह सकते हैं चंक जाता है नीतीश की तरफ। और सबसे बड़ी बात नशाबंदी, बिहार में कोई दारू शराब इस तरह से बिक नहीं। हाँ, तो उन्होंने ये सब किया, शराबबंदी। तो आज उन्होंने महिलाओं के लिए ये निर्णय ले लिया है, पर अभी भी बड़ा निर्णय तो बाकी है ना, कि पुरुषों के लिए वो भी तो मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें महिला और पुरुष दोनों ही आते हैं। दोनों ही आते हैं, तो उन्होंने महिला के लिए तो आज कर दिया। पर जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या वो एक दबाव महसूस कर रहे हैं, यकीनन कर रहे हैं, क्योंकि आप फैसलों की टाइमिंग को बहुत महत्व देते हैं, खासतौर पर जब इलेक्शंस होते हैं। तो आप कल होने वाला है एक बड़ा प्रोग्राम, बुधवार को राहुल गांधी और तेजस्वी होंगे, वो मार्च कर रहे होंगे, लोग बाग उनके अगल बगल, और फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे होंगे, नीतीश सरकार निशाने पर होगी, और उसके पहले एक डैमेज कंट्रोल की तरह कुछ करने की ये कोशिश वो कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि कुछ जिटरी फील कर रहे हैं, कुछ असहज महसूस कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस दिन ये फैसला लिया है। जब तेजस्वी और राहुल एसआईआर के अगेंस्ट मोर्चा संभालेंगे तब क्या होगा? अब देखिए, चुनाव आयोग अभी थोड़ी देर पहले इस बात को मैंने देखा मुस्कान, के चुनाव आयोग अपनी तरफ से डेटा दे रहा है। उसने कहा कि अभी तक टिल नाउ हम लोगों ने आधे से ज़्यादा जो फॉर्म्स हैं वो बांट दिए हैं, एंड इट्स स्टिल अनदर 3 वीक्स टू गो। तो आधा से ज़्यादा फॉर्म बट चुका है, उसमें से एक बड़ी संख्या में फॉर्म वापस भी आ गए हैं। मतलब आपके नाम का फॉर्म चुनाव आयोग आप तक पहले पहुंचाएगा, उसमें आपका नाम छपा हुआ होगा, फिर उसमें बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको भरने हैं, और फिर उसके साथ दस्तावेज लगाना है और वो वापस देना है। तो जो दिए जाने की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का कहना है कि 50% वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, हम बांट चुके हैं। इसका अर्थ ये वो बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत गति से काम कर रहे हैं, और गति से हम काम इसलिए कर रहे हैं कि लोग सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, राजनीतिक दल जो हैं वो झूठ मूठ का बवेला खड़ा कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम पूरा कर लेंगे। दूसरी बात उन्होंने आज जो बताई है उसके अनुसार आपके पास समय है 25 जुलाई तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25 जुलाई को विंडो बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मान लीजिए वोटर लिस्ट में नहीं हैं तो आपको अधिकार है कि आप डीएम तक जाएं और बताएं कि साहब देखिए हमारा नाम काट दिया गया है, और वो जो विंडो है बहुत लंबा है, वो 30 सितंबर तक जा सकता है, क्योंकि आप 1 सितंबर को जब निकलेगा फिर भी आपको अगर नहीं मिलता है तो आप फिर कह सकते हैं, और फाइनली वो 30 सितंबर को आएगा लिस्ट। तो अगर इतना बड़ा विंडो है तो फिर क्या दिक्कत है? इलेक्शन कमीशन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास सब कुछ व्यवस्था है और हम कर देंगे, लेकिन वो एक बात जो लोगों के दिमाग में, और विपक्ष ने जिसे बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाया, दिल्ली में भी और वह बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी, ममता बनर्जी ने भी, अखिलेश यादव ने भी, सब ने ये बात कही कि दरअसल आप चाह रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग जो नॉन वोटर है आपको वोट नहीं देता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, उसके वोटिंग राइट्स को आप ले भी दें, और इस कारण से ही आप इस वक्त लेकर के आए हैं। तो अब ये जो समर्थक वर्ग है और ये तमाम सड़क पर होगा जी, और उन समर्थक वर्ग का समर्थक वो भी तमाम सड़क पर होगा। तेजस्वी के और राहुल के अब कॉमन वोटर्स हैं, और कई चुनाव से दोनों के कॉमन वोटर्स हैं, वो तमाम सड़क पर होंगे। तो जो आप कह रही हैं कि वो एक दृश्य होगा जो चुनाव को एक तरह से कल घोषित कर देगा, कल सड़कों पर। और देखिए होता क्या है मुस्कान, कि मैं आपका समर्थन क्यों करूं, मैं आपका समर्थन क्यों करूं, आई नीड टू हैव अ रीजन। बिल्कुल, अब मेरे पास एक वजह होनी चाहिए। वजह होनी चाहिए। तो देखिए एक वजह दे दिया उन्होंने, ये सरकार का फैसला था, लेकिन उस सरकार के फैसले को कैसे उन्होंने स्पिन दिया, और स्पिन दे करके उन्होंने अपने मतदाताओं को एक वजह दे दी। जैसे चिराग पासवान कहते हैं कि मैं लड़ूंगा चुनाव, लोगों को लगता है अरे मेरा नेता चीफ मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि वो तो केंद्र में मंत्री हैं, तो वहां जाएंगे तो वो विधायक बनने के लिए तो जा नहीं रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब देखिए उन्होंने अपने मतदाताओं को वजह दी कि बाहर निकलो, वोट करो, और मैं आ रहा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी बन सकता हूं। ये कह नहीं रहे हैं, पर संकेतों में तो यही कहा जा रहा है ना, कि अगर कोई केंद्र का मंत्री वहां जाके लड़ने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो सीएम बनने जा रहा है। अब ये
क्योंकि नीतीश जी थोड़े से स्वस्थ चल रहे हैं तो लोगों को लगता है कि वैकेंसी है, तो उसमें हो सकता है कि हमारा नेता जो एलजेपी के समर्थक होंगे उनको लगता है हमारा नेता कहीं बन जाएगा, तो चलो चलो वोट देने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो एक रीज़न होता है वो देने का काम इन दोनों नेताओं की, राहुल की और तेजस्वी की मौजूदगी सड़कों पर करेगी। अब मैं इसको कॉन्ट्रास्ट करता हूँ दूसरी तरफ, तो मैं पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वो रीजन निकाला नहीं है। रीजन क्या होता है? जैसे लोकसभा चुनाव में मोदी जी का चेहरा जी, ये एक रीजन बन जाता है लोगों को, और कोई रीजन नहीं चाहिए। मोदी समर्थकों को बस मोदी को बनाना है, तो दैट बिकम्स अ रीजन। तो ये एक रीजन जो है भारतीय जनता पार्टी लेकर के नहीं आई है अभी तक, जेडीयू वाले लेकर के नहीं आए हैं अभी तक। कल तेजस्वी और राहुल गांधी वही रीजन देने में सक्सेसफुल होंगे, कितने होंगे वो देखना है, पर कम से कम अभी फिलहाल लग रहा है कि उनका जो समर्थक वर्ग है जो सड़कों पर होगा या जो घरों में होगा वो इसी बारे में बात कर रहा होगा और कहेगा कि हमें वोट देना। तो इसको एक डेमो के तौर पर, जैसे एग्जाम से पहले एक डेमो लिया जाता है या एक रिवीजन टेस्ट दिया जाता है, वो उस टाइप का लग रहा है कि एक दिन पहले कहीं ना कहीं तेजस्वी, ठीक चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जो है, जो भी रैली करने जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर करने जा रहे हैं, वो ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने समर्थक जो है वो रोड पर उतरते हैं, उनका लेवल क्या होने वाला है। इससे काफी चीजें मतलब स्पष्ट हो जानी है, ये उस तरफ इशारा कर रही है ये जो कल रैली होने वाली है उनकी। देखिए ये सब पुरानी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, काफी दिनों से बिहार में चुनाव लड़ रही हैं। उनको पता है हमारा समर्थक वर्ग कौन है, कौन आ सकता है। वो धीरे धीरे अपने समर्थकों को जैसे पिच बढ़ाते हैं उनका। ये मुद्दा तो वो इलेक्शन कमीशन वाला जो विरोध है ना, उसको लेके वो उठा रहे हैं। अब वो तो एक मुद्दा आ गया ना, वो उनका उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। आज से 15 दिन पहले या 25 जून से पहले तो किसी को पता भी नहीं था ना कि ये मुद्दा आने वाला है। बिल्कुल। तो आज उनके पास मुद्दा है, ये मुद्दा ना होता तो कोई और होता, तो उन्होंने मुद्दा पा लिया है। अब वो क्या कर रहे हैं ना कि वो अपने समर्थकों का जो एक जज्बा होता है, एक जुनून जो होता है, उसको वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप किसी कॉन्सर्ट में हैं और वो जो लीड वोकलिस्ट होता है वो धीरे धीरे चार्ज करता है क्राउड को, और धीरे धीरे वो चार्ज होता हुआ एकदम क्रिसेंडो पे पहुंच जाता है। तो चुनाव आते आते हर नेता चाहता है कि उसका जो समर्थक वर्ग है वो उसी प्रकार से जुनूनी हो जाए, एकदम वोट लेकर के बाहर आ जाए, खुद ही न दे बल्कि लोगों को खींच करके लाए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी वजह होती है किसी भी चुनाव के फैसले को निर्धारित करने में। मुद्दे बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका समर्थक वर्ग एनर्जाइज नहीं है तो कैसे होगा। और ये जो एक वजह बन रही है बिहार में, मैं देख रहा हूं कि कम से कम जो गैर भाजपा, गैर एनडीए वोट हैं उनको एकत्रित करने में ये एक मुद्दा इलेक्शन कमीशन वाला ये खासा सफल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है मन में कि मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं सर, कि इलेक्शन कमीशन का इस तरीके से नई नीतियों का लाना, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, इसका लगातार विरोध, विपक्ष का विरोध भी सामने आ रहा है। पर इस सारे मुद्दों पर और इस सारे सिचुएशन पर नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी अहम होनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार गायब हैं। नीतीश कुमार कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, ना कोई ट्वीट आ रहा है, ना किसी तरह का उनका बयान आ रहा है, ना वो किसी तरह की चीज़ों को ना हाँ कह रहे हैं, ना कह रहे, ना इलेक्शन कमीशन पे, ना विपक्ष पे। तो ये गायब होने की वजह क्या हो सकती है और क्यों गायब है नीतीश कुमार? बस ट्वीट ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अमूमन क्या होता है कि जब आप सरकार के मुखिया हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फोरफ्रंट से लीड करें और जो बयान तेजस्वी के आ रहे हैं उसका काउंटर रिएक्शन दे, जो बयान राहुल गांधी के आ रहे हैं उनका रिएक्शन दे। और ऐसा होता भी आया है पहले। और नीतीश जी एक ऐसे नेता हैं, वो इन सब मामलों में कभी भी पीछे नहीं होते थे। बिल्कुल। वो एकदम जिसे कहा जाता था कि कट टू कट रिप्लाईज वो दिया करते थे। पर अभी के दिनों में ये आपने बहुत सही नोटिस किया कि उनकी तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। जवाब नहीं है। जब से ये मतदाता पुनरीक्षण का विवाद उठा है वो और ज़्यादा खामोश हो गए हैं। वैसे भी वो खामोश थे और ये बात समझ से परे है। जैसे कि आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक करी होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि कोई बड़ा फैसला अगर लिया जाता है तो मुख्यमंत्री खुद आते हैं और वो कहते हैं कि देखो साहब हमने ये किया है और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए हमें लगा कि ये करना चाहिए तो हम करेंगे। उससे क्या होता है मुस्कान की जो मैसेजिंग होती है वो ज़्यादा दूर तक जाती है। अगर कोई फैसले को कागज़ में छाप करके आप लोगों तक दे दीजिए
तो ये काम अखबार वालों का हो जाता है कि वो पहुंचाएं। लेकिन अगर वो नेता खुद आकर के प्रेस से बात करता है, वो तत्क्षण वो खबर लोगों तक पहुंच जाती है। कितना बड़ा अंतर हो जाता है। और ये जो कल्याणकारी काम है, इसको वो क्यों नहीं कह रहे हैं आकर के, क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को कि देखिए हमने अपनी बेटियों के लिए ये कर दिया, जैसे पहले वो कहा करते थे। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तेजस्वी का जो वो आर्ग्यूमेंट है कि तंत्र भ्रष्ट है और मुख्यमंत्री अचेत हैं, वो डायरेक्टली अटैक उनके ऊपर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो अचेत हैं, मतलब ही इज़ फीलिंग सॉरी फॉर हिम कि वो ठीक नहीं है उनकी तबीयत और वो अचेतावस्था में हो गए हैं और उनको जो है वो कैप्चर कर लिया गया है। कुछ इस तरह का वो एक संकेत दे रहे हैं, विच मीन्स इफेक्टिवली कि दो चेहरे हैं, एक जो है वो मेडिकली जो है वो अनफिट हो गया है और मैं ही हूँ विकल्प, हमें चुनिए। तो अब ये बात इसको काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है एनडीए का बड़ा सा एक वर्ग है, क्योंकि कोई भी अगर चेहरा चुनेगा तो फिर तो वो तेजस्वी की तरफ जाएगा। क्या एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को ये आभास हो गया है कि अब वो इस बार का चेहरा नहीं होने वाले हैं, या कोई स्पेसिफिक चेहरा नहीं है एनडीए की तरफ से अभी, तो वो इतनी मेहनत क्यों करे, क्यों इसी की तरफ से लड़े या कुछ? आप पीछे के बयानों को देख लीजिए। तमाम एनडीए के नेता सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि 2025 में तो कोई वैकेंसी नहीं है, हमारे चेहरे जो हैं वो नीतीश कुमार है और सरकार भी इलेक्शन के बाद उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। अभी मैं 2 दिन पहले चिराग पासवान का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये बात कही। उसके पहले सम्राट चौधरी ने भी बात कही, विजय सिन्हा कह रहे हैं ये बात। सब लोग तो एक ही बात कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे चेहरा हैं। अब नीतीश जी अगर चेहरा हैं तो चेहरा बनाम चेहरा भी तो होना चाहिए। अब वो चेहरा सामने आता ही नहीं है और जो दूसरा चेहरा है, जो दूसरा चेहरा है तेजस्वी का, वो बार बार आकर के लोगों के जहन पर हैमर कर रहा है कि देखो मैं आ गया हूँ। वो अपनी युवा ऊर्जा के साथ वो आ रहा है, वो बताना चाह रहा है कि मेरे पास एक विजन है और मैं उसको एक्चुअलाइज करना चाहता हूँ, आकार देना चाहता हूँ। और वो थक गए हैं, जब 20 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती है तो फिर 20 साल पुरानी सरकार कैसे चलेगी। ये तमाम आर्गूमेंट देकर के वो एक अपील कर रहे हैं और इसका जाहिर है उनको फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम पार्ट देख रहे हैं महागठबंधन वालों का। एनडीए का कुछ न कुछ प्लान ज़रूर होगा जो देर सवेर अनफोल्ड करेगा, और अगर वो नहीं है तो फिर मानकर चलिए कि एक बड़ा एडवांटेज तेजस्वी को कल के समारोह से होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ तेजस्वी यादव ने कमर कस ली है, लगातार युवाओं के बीच जाना, जनता के बीच जाना इलेक्शन को और स्ट्रांग बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है कि इस बार क्या होने वाला है। कल जिस तरीके से तेजस्वी यादव प्रदर्शन करने वाले हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर, उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, कितनी सफलता मिलती है या फिर क्या कुछ होने वाला है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही।